तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कोई स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलरली बात नहीं करेंगे। हमारा NSE 500 का जो स्टॉक का प्लेलिस्ट चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, उस पर वीडियोस आते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हमें ये स्टॉक्स पिक कैसे करने हैं। जैसे कि NSE 500 या फिर कोई भी एक हम इंडेक्स पकड़ लिए। अब वो इंडेक्स में से हमें स्टॉक पिक कैसे करने हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्स में 50, 100, 500 ऐसे स्टॉक्स रहते हैं और हर दिन कोई ना कोई में कुछ ना कुछ मोमेंटम आते रहता है, ब्रेकआउट आते रहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्टॉक जो है वो चलने वाला है, हमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हम इस जनरल सा एक टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जिससे आपको एंड ऑफ द वीडियो बहुत सारा ऐसा की पॉइंट्स जानने मिलेगा, जिसके बारे में हो सकता है कि एक एवरेज एक जो ट्रेडर होता है वो उतना उसको जो है फोकस नहीं करता है, उतना उसको अहमियत नहीं देता है। और वही जो चीज़ है वो एक की फैक्टर होता है प्राइस के ऊपर और नीचे जाने का। तो आपको वो सब चीज़ कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर उससे कैसे ट्रेंड पकड़ते हैं, उससे कैसे स्टॉक पकड़ते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में टाइमलाइन दे दूँ, जिससे कि आपको पर्टिकुलर अगर चीज़ के बारे में जानना है तो आप डायरेक्ट वहाँ स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक पिक कैसे करेंगे। जैसे मैं जनरली अभी निफ्टी 500 के ऊपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ। दूसरा जो है वो मैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 वाले इंडेक्स के भी सारे स्टॉक को एनालाइज करता हूँ, क्योंकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स वाले स्टॉक हैं, स्मॉल कैप स्टॉक है, उसमें भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आता है और उस मोमेंटम में अच्छा खासा स्विंग ट्रेड होता है। तो मेरा जनरल पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग का ये रहता है कि स्विंग ट्रेड ज़्यादा करने का, और वहाँ से अगर कोई पोजीशन मेरे को अच्छा मोमेंटम के संग मिल जाता है तो उसको मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लेता हूँ। तो मेरा स्विंग ट्रेड का पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होता है और वो पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मेरा एग्जिट क्राइटेरिया हिट नहीं होता है तो वो कभी कभी लॉन्ग टर्म भी हो जाता है, लेकिन जनरली शॉर्ट टर्म में ही एग्जिट हो जाता है, क्योंकि मेरा कुछ एक टारगेट रहता है वो हिट हो जाता है। नहीं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो हिट हो जाता है, तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ। हो सकता है वहाँ से और भी ऊपर जाए, रिवर्स वहाँ से थोड़ा रिटेस्ट लेके फिर से ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद मेरे को वापस एंट्री जब तक नहीं मिलता है उसमें, मैं उसमें एंट्री नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान का बात नहीं करेंगे, कम से कम टाइम में टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो कवर करने वाले हम हैं वो है कि स्विंग ट्रेड, पोजिशनल मोमेंटम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला जो एक स्टॉक को पिक करने का क्राइटेरिया होता है वो होता है कि स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर हम स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो हम बायर हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए बाई करने का। तो हम अगर बायर हैं तो हमको एक अप ट्रेंड स्टॉक चाहिए। तो अप ट्रेंड स्टॉक का मतलब ये होता है कि वो अपने पिछले ईयर के एवरेज प्राइस से या फिर पिछले 200 दिन के एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है स्टॉक का। तो उसके लिए हम ईएमए के को लगा के प्लॉट करके भी चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि वो 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक अभी करंट फेज में है कि नहीं, या फिर हम उसको स्क्रीनर से भी निकाल सकते हैं। वो निकल गया। दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम उस स्टॉक में है कि नहीं। वॉल्यूम का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो एक ओवरव्यू में हम बता दें कि वॉल्यूम का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी का मतलब खरीदने वाला, बेचने वाला। उस स्टॉक के अंदर खरीदने वाला, बेचने वाला एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव होगा तो वॉल्यूम उस स्टॉक में ज़्यादा होगा। वो किसी भी साइड हो सकते हैं, वो आपको चार्ट पे प्लॉट करके वॉल्यूम को पता चलेगा कि क्या पोजीशन है अभी इसमें, लेकिन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि वो अप ट्रेंड में होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे।
बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड का मतलब है मिनिमम 200 दिन के एवरेज प्राइस से वो ऊपर होना चाहिए। आप एम में एस एम में लगा सकते हैं, ई एम में लगा सकते हैं। मैं जो पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ वो है डब्ल्यू एम में। कोई भी टाइम, कोई भी जो मैं मूविंग एवरेज लाइन यूज़ करता हूँ वो है डब्ल्यू एम में। कहीं टाइम फ्रेम वाला लाइन यूज़ करता हूँ क्योंकि डब्ल्यू एम में मेरे को लगता है कि थोड़ा वॉल्यूम को भी कंसिडरेट वो करके चलता है। उससे मेरे को ये पता चल जाता है कि प्राइस के संग क्या वॉल्यूम भी उसी मोमेंटम से इंक्रीज हुआ है या फिर उसी तरह फ्लक्चुएट हुआ है जैसा प्राइस हुआ है, उसका भी वेटेज उसमें रहता है। इसलिए मैं डब्ल्यू एम ए को भी कंसिडर करते हुए चलता हूँ, मैं ई एम ए पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो उसका पहले हम 4 से 5 एग्जांपल देखते हैं। ये जो मेरा एनालिसिस का जो भी ये एक्सेल सीट है, इससे मेरे को पता चल जाता है कि वॉल्यूम किस स्टॉक में है। अब जैसे मुझे पता चल गया यहाँ पे पहला 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, 100 स्टॉक जो भी है इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि सब में ही वॉल्यूम है, बहुत सारे स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। तो इसका एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम मेरे को जो वॉल्यूम जिससे ऊपर चाहिए उससे ऊपर है कि नहीं। अब मान के चलते हैं ये जो पहले 10-50 स्टॉक है इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है, लेकिन इसमें क्या मेरे को एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, रैंडम स्टॉक कोई भी, जैसे ओ एन जी सी स्टॉक। अगर मेरे को जैसे किसी ने बोला कि ओ एन जी सी खरीद ले, तो अभी मेरा इसके बाद क्या एक्शन होगा, या फिर कोई मैंने स्क्रीनर लगाया वहाँ पे मेरे को स्टॉक बताया ओ एन जी सी, तो ओ एन जी सी को मैं आऊँगा, आने के बाद से मंथली टाइम फ्रेम लगा के चार्ट के ऊपर सबसे पहले ओ को सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद से हम चार्ट को प्लॉट करके तब मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ओ का चार्ट अभी किस फेज़ में है। तो हमको सबसे पहले देखना होगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी जिस एरिया पे अगर प्राइस जहाँ पे है उसके पहले कोई ब्रेकआउट लेवल तो नहीं था, वो हमको देखना होगा। तो ये जो लेवल था 194 का, एक पास्ट ईयर का जो हाई था, वो एक इसका पहले रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट रिवर्स गया था। अब मार्केट उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी करंट फेज में। इस ईयर में मार्केट उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें करंट में कोई न्यू ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है। ये हमें एक यहाँ से मंथली पे देखने से समझ में आ गया कि ऑल टाइम के पास, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट है अभी। तो यहाँ वॉल्यूम जो होगा वो बाई फेज का ही होगा क्योंकि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। सबसे पहले हम ये पता चल गया। दूसरा जो हमको अप ट्रेंड पता करने का जो क्राइटेरिया है वो है 200 एम ए का। आप कोई भी एम ए लगा सकते हैं, मैं जो है वो 212 डब्ल्यू एम ए को प्लॉट करके वहाँ से देखता हूँ। तो डब्ल्यू एम ए को प्लॉट करने के बाद हमें वीकली या डेली बेसिस पे देखना है, क्योंकि मंथली बेसिस पे देखने का मतलब है कि वो जो है जिस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उस चार्ट को, उसी टाइम फ्रेम का 212 कैंडल को एनालाइज करके एवरेज प्राइस बनाएगा। तो मंथली पे देख के फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे स्टॉक को का 212 कैंडल तक भी फॉर्म हुआ नहीं रहता है पास्ट में। तो उसके चलते आपको वीकली में देख लेना होगा। वीकली में अगर आपको 212 एम ए से डब्ल्यू एम ए से ऊपर स्टॉक दिख रहा है, इसका मतलब वो अप ट्रेंड में है। अब आप इसको अपने स्टडी के लिए पिक कर सकते हैं। इसमें आप अपना स्टडी करके कोई पोजीशन लेवल्स मार्क करके यहाँ पे एंट्री का सोच सकते हैं, अगर आपको कोई यहाँ पे एंट्री मिलता है तो ऐसे हमको पता चल गया ये प्लॉट करके। वैसे ही कोई दूसरा स्टॉक उठा लेते हैं, कोई सा भी स्टॉक ऐसे स्क्रॉल करते हैं, कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे जियो फाइनेंशियल। कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं रैंडम। आपको एनालिसिस करने के लिए आपको ये सब जानकारी ज़रूरी है। जैसे हम जियो फाइनेंशियल उठाएं, जियो फाइनेंशियल में उठाने के बाद वीकली में हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं 212 कैंडल यहाँ है नहीं, तो हमको इसको डेली टाइम फ्रेम में देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास उतना डाटा अवेलेबल नहीं है इस स्टॉक में, तब भी जो भी डाटा अवेलेबल है प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी अपवर्ड ट्रेंड में है। अब उसको हम फर्दर जब ट्रेड करना होगा तब और भी क्राइटेरिया चेक करेंगे। सबसे पहले मेरा जो टारगेट है अपवर्ड ट्रेंड का वो पता चल जाएगा। ये आप मैनुअली ऐसे वन वन करके भी पिक कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनर में आप सीधा लगा सकते हैं कि 212 डब्ल्यू एम में या फिर ई एम में, उसके ऊपर प्राइस जो भी कंपनी का प्राइस डेली टाइम फ्रेम में चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। आप चार्ट लिंक पे जाके यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे ये स्टॉक है, यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे है जैसे हिंदुस्तान कॉपर।
हिंदुस्तान कॉपर को हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि स्टॉक जो है वो अब ट्रेंड में ही है। अब कितना मोमेंटम है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो अपने 212 डेज के प्राइस से, एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है। कोई भी और देख लेते हैं, जैसे ये डिलीवरी देख लेते हैं। का इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 212 से नीचे है। मतलब यहाँ पे हम बाई का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमें कोई टिप मिलता भी है, कोई हमें यूट्यूबर या फिर कोई भी बोल देता है कि ये स्टॉक खरीद लो, तो हमें ऐसे क्राइटेरिया से सबसे पहले उस स्टॉक को चेक करना है। या फिर कोई स्क्रीनर में अगर हमें कोई स्टॉक मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, ये WM में या फिर कोई भी मूविंग एवरेज लगाना है आपको, और 200 प्लस टाइम फ्रेम मतलब वैल्यू डाल के उसका ये आपको ऐसे स्कैन करना है स्टॉक को। और जब भी ये लाइन के ऊपर हो स्टॉक, उसके बाद ही आपको फर्दर उसमें स्टडी करना है, नहीं तो उस स्टॉक को अभी के लिए स्किप कर देना है आपको। कोई भी और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे एक्साइड इंडिया। एक्साइड इंडिया का स्टॉक का देख लेते हैं हम। एक्साइड इंडिया में क्या है, एक्साइड इंडिया में आप देख सकते हैं अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड में है स्टॉक। अपवर्ड ट्रेंड आप ये यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा हो गया वॉल्यूम। तो आप डेली बेसिस पे वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि जब भी प्राइस गिरता है तो वॉल्यूम का रिएक्शन कैसा होता है। आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि प्राइस में कैसा जो सेंटीमेंट है प्राइस का वो कैसा चल रहा है। तो अब आपको पहला क्राइटेरिया लिख लेना है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया WM में, वो भी 200 प्लस टाइम फ्रेम का, 200 प्लस कैंडल का एवरेज। मतलब कि हम तो जनरली 212 कैंडल का लेते हैं, आप 200 कैंडल का भी ले सकते हैं WM में। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देख रहे हैं, मतलब डेली 212 डेज का एवरेज प्राइस, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपको संग में चेक करना है। वॉल्यूम चेक करने के बाद आपको जो तीसरा चीज़ चेक करना है वो है प्राइस का वॉल्यूम के संग रिलेशन, जो कि आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि प्राइस जब नीचे आता है वहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ग्रीन कैंडल के संग। इसका मतलब कि प्राइस जब नीचे आया है वहाँ से रिवर्स हुआ है, बाइंग आया है उसमें, मतलब वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। बहुत सारा लेवल है जो हमें चार्ट खोलते ही दिखता नहीं है। इनविजिबल लेवल होता है, इनविजिबल फोर्सेस होता है मार्केट में, जो कि लेवल्स के ऊपर काम करता है, जो कि आपको ट्रेंड लगा के, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के ही पता चलने वाला है। बिना उसके प्लॉटिंग के आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो प्राइस है वो किस एस्पेक्ट्स पे काम करता है। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन। प्राइस वॉल्यूम का रिलेशन के ऊपर जो है वो मार्केट काम करता है। कोई भी स्टॉक जो है, ये जो प्राइस है इसमें बायर सेलर बैठे हुए हैं, वो क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, और वो जो एवरेज प्राइस क्रिएट हो रहा है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है एज अ प्राइस यहाँ पे। वो प्राइस के संग हमें वॉल्यूम का रिलेशन दिख रहा है। अगर वॉल्यूम फ्लैट है, प्राइस फ्लैट है, मतलब यहाँ पे बायर भी कर जितना बाई कर रहे हैं उतने ही लोग सेलर भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, मार्केट में ना नीचे का फ्लो है ना ऊपर का फ्लो है। लेकिन यहाँ पे अगर कैंडल जो है वो ज़्यादा बड़ा कैंडल कोई बना है जिस पर रेड कैंडल है, इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और कैंडल का जो ये है वो भी देख के आप पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें रेड कैंडल बड़ा दिख रहा है, फिर ऊपर में ग्रीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग अच्छा खासा ऊपर आपको दिख रहा है कि ये कैंडल पे ऊपर से नीचे तक पूरा दबाव हुआ है सेलिंग का। और वही यहाँ पे वॉल्यूम में भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ सेलिंग का दबाव है। तो आपको अगर कैंडल एनालाइज करने नहीं आता, कैंडल पैटर्न ये सब इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो आप कैंडल और वॉल्यूम का रिलेशन से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ सेलिंग प्रेशर है, तो ऊपर भी आपको दिखेगा कि यहाँ सेलिंग हो रहा है। इतना ऊपर तक प्राइस हाई बनाया था, लेकिन वहाँ से सारे के सारे सेल करके प्राइस को यहाँ ला के क्लोज किए हैं, तो यहाँ सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है। उसी प्रेशर के चलते मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया है। आप बोल सकते हैं थोड़ा नीचे होके एक साइडवेज में चल गया है, क्योंकि यहाँ पे एक इनडिसीजन क्रिएट हो रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। अब जब जिस साइड का वॉल्यूम यहाँ पर नेक्स्ट क्रिएट होगा, मार्केट उस साइड ही मूव दे देगा। तो ये आपको ऐसा एनालाइज करना होगा। कोई भी स्टॉक में आप ये ऐसा देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है जिसके चलते मार्केट चलता है वो है वॉल्यूम प्लस बायर सेलर का जो एक प्राइस क्रिएट होता है वो, इसका रिलेशन।
इसका रिलेशन हो गया सबसे पहला। अब ये रिलेशन जो है वो 3 फैक्टर के ऊपर काम करता है। ये जो रिलेशन है वो 3 फैक्टर पे काम करता है। पहला है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर। मतलब पास्ट क्या, पास्ट में कुछ भी हो सकता है। पास्ट में कंपनी का क्या पास्ट प्रॉफिट है, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है, कंपनी का क्या सेल्स पास्ट में रहा है, कंपनी का क्या पास्ट पे एक प्राइस था, जैसे हमने ब्रेकआउट देखा था कि कंपनी का क्या पास्ट में क्या एक लेवल था रेजिस्टेंस का जिसको करेंटली वो ब्रेक करने वाला है। तो पास्ट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है सबसे ज़्यादा कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस है उसको मूव कराने में। तो प्रेजेंट प्राइस जो है उस पर पास्ट का बहुत इम्पैक्ट होगा। तो अगर प्रेजेंट में कोई प्राइस में मूवमेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि पास्ट में वो कोई एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, या फिर पास्ट के जो बायर्स उसको लीव करके निकल गए थे उनके बाइंग जोन में वापस से प्राइस आ गया है, या फिर प्रेजेंट में उस कंपनी में कुछ न्यूज़ आया है, प्रेजेंट का उसका फंडामेंटल ट्रेंड जो है वो सही हो गया, प्रेजेंट में उसका बाइंग सेलिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट में उसमें कुछ अच्छा हो रहा है जो पास्ट में अभी तक नहीं हुआ था उस कंपनी में, या फिर वो कुछ नया बिजनेस में ग्रोथ कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। और फ्यूचर फ्यूचर जो इम्पैक्ट कैसे करता है, फ्यूचर जो है जैसे कोई कंपनी का फ्यूचर गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी न्यूज़ में आके या फिर कंपनी अपना रिवील करके कंपनी बोलता है कि जैसे मेरे को इतना ऑर्डर बुक मिला है, या फिर इतना हमें ये एक्वायर करना है इस कंपनी को, या फिर ऐसा हम बिजनेस मॉडल में चेंज करने वाले हैं, या फिर इस कंपनी के संग हम पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो ये जो फ्यूचर का प्रिडिक्शन होता है उससे भी बहुत सारे इन्वेस्टर करंट प्राइस को मूव करके एक टारगेट प्राइस तक ले जाते हैं जहां से वो बताता है कि इस कंपनी में फ्यूचर में कुछ काम होने वाला है। जैसे कि हम अगर देख ले जोमेटो, जोमेटो को आप देख सकते हैं, जोमेटो का जो अभी प्राइस चल रहा है जोमेटो में आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लगा हुआ है, ट्रेंड भी ज़रूरी है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो जोमेटो है, जोमेटो का अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है रेवेन्यू और सेल्स में ये था, मतलब पूरा उतना अच्छा से इनकम और सेल्स उसका हो नहीं रहा था जितना एक इन्वेस्टर को चाहिए कंपनी से। तो यहाँ का फाइनेंशियल का उसका स्टेटमेंट, फाइनेंशियल टेक्निकल का हालत देखिए, प्राइस एक्शन वॉल्यूम का। उसके बाद से जैसे ही कंपनी ने थोड़ा सा भी अर्निंग में इंक्रीज किया और कुछ न्यूज़ आया होगा इसमें एक्विजिशन का, कोई नया बिजनेस मॉडल चेंज या कुछ भी फ्यूचर एस्पेक्ट से, वैसे ही यहाँ से ट्रेंड कैसे कंपनी का चेंज हुआ है और कंटिन्यूस फिर आपको 2-3 क्वार्टर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आया है वैसे ही यहाँ पे सेलिंग आया है। तो जो कंपनी का फ्यूचर है और जो पास्ट है वो सबको देखते हुए कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा रहता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल होता है कि उसको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, कुछ एक प्रॉफिट मिलना चाहिए, या फिर कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कंपनी का ग्रोथ में कुछ भी इम्पैक्ट आएगा तो इन्वेस्टर के रिस्क टेकिंग पे भी इम्पैक्ट आएगा और इन्वेस्टर वहाँ से अपना टारगेट क्लोज करके एंट्री एग्जिट करके निकल जाएगा। तो वो भी आपको देखना होगा कि अभी जो प्राइस लेवल पे है वो उसका उस पर कोई पास्ट का इम्पैक्ट है या प्रेजेंट में कुछ उसमें चेंजमेंट आया है जिसके चलते ये प्राइस ऊपर या नीचे है, या फिर फ्यूचर का कुछ इसमें इम्पैक्ट होने वाला है जिसके चलते ये प्राइस का भी ये लेवल है। तो इसके बारे में भी आपको रिसर्च करना होगा। अब हम सीधा चलते हैं कि ये जो स्टॉक है अगर हमें हमें मिल गया है तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसमें कैसे एंट्री बनाएं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम एंट्री बना भी लिए हैं स्टॉक में तो कैसे हम उसमें फियर और ग्रीड वाले लेवल को आइडेंटिफाई करते हुए अपना मोमेंटम क्रिएट, मतलब अपना जो प्रॉफिट है उसको जो बोलते हैं ना कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के संग बनाए रखें और एक टारगेट अचीव होने से पहले एग्जिट ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो ना बने। तो उसके लिए हम काफ़ी सारे कंपनीज का एग्जांपल लेंगे। लगभग मेरे पास 90 के आसपास कंपनी है, इसमें से रैंडम 10 कंपनी कोई भी उठाएंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि अगर हम एक पॉइंट पे एंट्री बनाए रहते हैं तो हम कहाँ तक और कैसे उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते थे। तो सबसे पहले देख लेते कि अब सबसे पहले हम जिस स्टॉक से स्टार्ट करते, कोई भी स्टॉक हो सकता है। अभी ट्रेंडिंग स्टॉक एक नया नया पे मदरसन चला है, इसमें मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं। मतलब
आप कैसे इसमें एंट्री ले सकते थे और अभी अगर आपको एंट्री लेना है तो क्या करना चाहिए, वो सब आपको इसमें एक बार देख देख लेना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट इसको टाइम दे के हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्राइस है ये अपने कोई पास्ट के लेवल को ब्रेक किया है कि नहीं। तो पास्ट के लेवल को अगर प्राइस ब्रेक किया है, इसका मतलब उसमें मोमेंटम करंट में होता ही है। अगर कोई पास्ट के लेवल को ब्रेक करता है तो जनरली ये देखा गया है कि एक पास्ट के लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस नहीं तो वहाँ पे अपना सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है और वहाँ पे एक दो दिन, एक वीक तक वहाँ पे स्ट्रेंथ बनाता है, या फिर वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद वहाँ कंसोलिडेट होता है। दो ही पॉइंट होता है। और नहीं तो फिर वहाँ पे अगर वो फेक ब्रेकआउट होता है, वो स्ट्रेंथ नहीं होता है, और जो बिग प्लेयर उसमें होता है उसको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ स्ट्रेंथ है कि नहीं है, तो वो उस वहाँ से प्राइस को फिर तोड़ के अपने एग्जिट मार लेता है, प्राइस रिवर्सल कर देता है, रिटेस्ट भी नहीं आएगा, वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। चार क्राइटेरिया हो सकता है। एक हो सकता है कि प्राइस वहाँ पे अपना सपोर्ट बनाने का कोशिश करे। एक हो सकता है कि वहाँ से एक जो भी बहुत टाइम से उसमें इन्वेस्टर है उनको लगे कि भाई यहाँ से 100% 200% प्राइस हो गया, अब मेरे को यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से कुछ कहीं भी मार्केट जा सकता है, मेरा तो टारगेट से बहुत ज़्यादा अचीव हो गया है। तो वहाँ से एक सेलिंग आता है तो वो रिटेस्ट तक होल्ड करके वहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो रिसेंट में बायर आया हो उनको लगे कि भाई ये तो प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला सिचुएशन में है, इसमें सेलिंग क्यों आ रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके वहाँ से बाइंग कर लेते हैं, तो वो एक रिटेस्ट करके वापस निकलता है। या फिर प्राइस वहाँ से बहुत ऊपर जाके फिर वहाँ पे कंसोलिडेट होने लगे, या फिर नीचे सीधा टूट के आए और फिर वो वापस बहुत टाइम के बाद फिर रिवर्सल दिखाए जैसे उसमें पहले हुआ था। तो चार सिनेरियो में हो सकता है। आपको सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है, आपको तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट लेवल मिल गया संवर्धन में, आपको मैंने इसमें कैसे एंट्री बनाया था और आपको कैसे एंट्री बनाना चाहिए था अगर आपको इसमें बाइंग करना था, वो बताते हैं। जैसे ही मेरे को पता था कि ये ब्रेकआउट लेवल के पास आ गया है, यहाँ पे अप्रैल के आसपास 131 पे बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे रिवर्सल के समय भी ब्रेकआउट लिए थे। अगर कोई ट्रेंड लगाया होगा यहाँ पे, डाउन ट्रेंड का कोई चैनल बनाया होगा, तो वो ट्रेंड ब्रेकआउट करते ही उनको पता लग गया होगा कि भाई ये इसमें अब ट्रेंड में जाने वाला स्टॉक है। लेकिन वहाँ पे जो है वो बहुत रिस्क टेकर लोग ही रिस्क लेते हैं। अगर आपको जनरली प्रॉफिट बनाना है तो आपको एक पूरा तरह से ब्रेकआउट का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमम मिले लेकिन लॉस वहाँ पे आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उससे ज़्यादा का लॉस होने का चांस नहीं है। लेकिन रिवर्सल में अगर आप ट्रेड किए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि नहीं तो स्टॉक जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, साइडवेज हो जाए और फिर बहुत टाइम लग जाए उसको ब्रेकआउट देने में। तो इसलिए रिवर्सल को कम ट्रेड करना चाहिए, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग ज़्यादा आपको एंट्री लेना चाहिए। तो जैसे आप ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये लेवल जो है 133 का ब्रेकआउट का है। अब आपको सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले तो मंथ पे पता चल गया कि ये अपने 200 WMA से ऊपर है, और वीकली पे आपको जाते ही सबसे पहले पता चल जाएगा। अब जैसे ही वीकली पे है तो अब ये WMA का काम उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वीकली आपको मंथली पे WMA अगर देखना है तो फिर वो वीकली पे उसका जो कैंडल है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप मंथ पे सोचिए कि 200 कैंडल मंथ का वो चेक कर रहा है, और वीक पे जैसे ही वो आप लगाएंगे टाइम फ्रेम तो अब वो 200 कैंडल वीकली चेक कर रहा है। तो अब उसका टाइम फ्रेम जो है वो 200 कैंडल मंथली नहीं है, वो कम हो गया है। तो अब ये जो है, ये जो WMA का लाइन है, अब ये 200 कैंडल वीकली का चेक कर रहा है, तो उसका टाइम फ्रेम जो है वो ईयर के आसपास आ गया होगा कि ये कुछ ईयर का होगा। वो जो होगा जब मंथ पे था तो वो ज़्यादा टाइम फ्रेम को चेक कर रहा था, अभी ये जो है वो 1-2 ईयर के टाइम फ्रेम के कैंडल को चेक करके प्लॉट कर रहा है। तो ये भी आप वीकली पे भी देख सकते हैं, आप डेली पे भी देख सकते हैं, जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे वो देख सकते हैं। अभी आपको ये यहाँ से पता चला कि ये यहाँ सपोर्ट लिया 88 पे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये तुरंत ऐसे एक कैंडल ब्रेक करके वहाँ से निकल नहीं गया। आप कोई भी पास्ट का रेजिस्टेंस होता है स्टॉक में, तो वहाँ पे जो है वो बायर सेलर जो है वहाँ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बायर वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें उसका अलर्ट लगा होता है, वहाँ पे उनको एंट्री करना है, वहाँ पे उनको अब ये ब्रेकआउट का फ़ायदा उठाना है, तो वहाँ बायर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे फियर में भी रहते हैं कि ये
टारगेट ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या फिर जो नीचे से यहाँ बाई किए हैं उनका तो यहाँ 100% प्रॉफिट अगर बन रहा होगा, 50% यहाँ बन रहा होगा तो वो तो निकलेंगे। कुछ यहाँ सेलिंग हुआ, लेकिन जो इंटरेस्टेड बायर बैठे हुए थे उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया और ब्रेकआउट देके यहाँ पे सपोर्ट बना लिया। देखिए प्राइस इसके ऊपर जब निकला है तो वहाँ से गिरा भी है कोई भी रीज़न से, लेकिन इससे प्राइस के लेवल से नीचे नहीं आया वो। जब भी आपको ऐसा स्ट्रेंथ दिख जाए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर किसी स्टॉक में, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे लगाइए और देखिए कि जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिख जाए कि प्राइस वहाँ नीचे आके वहाँ से ऊपर नहीं गया है, वहाँ से ऊपर नहीं गया है, तो आप समझ जाइए कि प्राइस वहाँ से रिवर्सल होने वाला है, प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। आपको पता चल गया। अब आप जब भी प्राइस वहाँ से ऊपर निकले आप क्या कीजिए, जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कोई भी कैंडल का एक हाई मार्क कर लीजिए। जैसे ही उसका हाई टूटे आप वहाँ एंट्री ले लीजिए, अच्छा खासा अपना जितना क्वांटिटी है उसका हाफ क्वांटिटी बाई कर लीजिए, और हाफ क्वांटिटी एक 25% अप ट्रेंड, मतलब आपको मोमेंटम जब मिल जाए उसके बाद अपना आधा क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना बाइंग कीजिए। अब जैसे मैंने 133 का लेवल का ब्रेकआउट पे बाई किया था, 135 के आसपास मैंने इसमें बाई किया था, और 135 के बाद बाई कर लिया अब मैंने। अब जैसे आप बाई कर लिए, बाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना प्लॉट करना है 44 डेली टाइम फ्रेम पे, आपको लगाना है 44 डब्ल्यू एम ए। 44 डब्ल्यू एम ए आपको बताएगा कि प्राइस जो है वो कहाँ तक गिर सकता है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो कहाँ तक गिर सकता है उस दिन पे। वो एक दिन के अंदर में मैक्सिमम प्राइस यहाँ गिर सकता है। अगर इससे नीचे प्राइस गिर रहा है मतलब ट्रेंड खत्म हो चुका है। ये आपको पॉइंट एकदम नोट करके रख लेना होगा, क्योंकि आपको अगर स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बनाना है तो आपको जो रूल्स है उसको अच्छा से दिमाग में डाल लेना होगा कि आपको डाटा जो है उसके विपरीत कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे बिग प्लेयर्स जो होते हैं, स्मार्ट मनी वाले और जो भी बड़ा पैसा वाले होते हैं, वो कभी भी सेंटीमेंट के विपरीत, सेंटीमेंट पे नहीं करते हैं कभी भी ट्रेड। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डाटा पे ट्रेड करना है। डाटा और फाइनेंशियल जो भी कंपनी का है, जब तक वो उनके फेवर में रहेगा वो स्टॉक में बने रहेंगे, प्राइस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहेंगे। जैसे ही फाइनेंशियल या फिर डाटा उनके अपोजिट गया, वैसे ही उनका सेलिंग चालू हो जाएगा। तो आपको वैसे प्लेयर के संग बने रहना है, आपको छोटे मोटे सेलर के संग नहीं बनना है। जिनका टारगेट पूरा होगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आपको 44 डब्ल्यू में डेली टाइम फ्रेम पे लगाना है, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक प्राइस लास्ट गिर सकता है। अब जब जैसे ही आप ये लगाएं, उसके बाद उसे आपको यहाँ पे लगाना है 21 डब्ल्यू में। 21 डब्ल्यू में आपको सेकंड टारगेट पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो उस दिन पे इस मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक गिर सकता है। जो रिटेस्ट लेवल वो जो उस दिन तक आ सकता है प्राइस, वो ये लेवल है 192 का। जैसे कि 173, ये जो 212 डब्ल्यू एम ए वाला लाइन है, ये तो हो गया हमारा ओवरऑल ट्रेंड का लाइन, प्राइस इसके ऊपर है। ये जो है रेड लाइन, ये है जो 44 डब्ल्यू एम ए, इसका मतलब है कि प्राइस जो है मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है एक दिन के अंदर में। मतलब कि अगर प्राइस, ये आपका एक तरह से स्टॉप लॉस हो गया कि प्राइस यहाँ तक मैक्सिमम आ गया और यहाँ से नीचे गया तो आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। उसके बाद से ये जो ग्रीन लाइन है ये हो गया कि आपका ये रिटेस्ट लेवल की मतलब प्राइस यहाँ तक आके वापस रिवर्सल कर सकता है। एक सेलर का यहाँ तक स्ट्रेंथ है, इसके बाद वापस जो उसमें बड़ा बायर बैठा हुआ है, जो उसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बायर बैठा है, वो उसको वहाँ से रिवर्स कर ही देगा 100%। ये हो गया आपका रिटेस्ट लेवल। तो ग्रीन वाला रिटेस्ट हो गया, रेड वाला हो गया वो स्टॉप लॉस हो मान लीजिए, या फिर मैक्सिमम फॉल लेवल मान के चलिए। और जो तीसरा आपको लाइन लगाना है ईएमए का, वो है 10 डब्ल्यू एम ए। 10 डब्ल्यू एम ए क्या है, 10 डब्ल्यू एम ए है मतलब कि करंट जो प्राइस है वो इसका सपोर्ट लेके चलते रहेगा। जैसे कि आज जो डेट है, आज का डेट आप देख लीजिए 5 जुलाई, जब ये वीडियो अभी बन रहा है, मार्केट अभी लाइव ही है, और आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्राइस, जो भी एक बड़ा प्लेयर इसमें बैठा हुआ है, उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब जो मार्केट को रोकने का लेवल है वो यहीं तक है, ये 10 डब्ल्यू एम ए का लेवल। अब देख लीजिए कि जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा,
वो या तो ये येलो लाइन का सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब लो इसके नीचे आएगा नहीं। मैक्सिमम अगर लो उसके नीचे आया तो वो जो लो या फिर वो जो प्राइस नीचे आया है, कैंडल नीचे आया है, वो इस रेड ग्रीन लेवल के नीचे नहीं आएगा। अगर वो ग्रीन लेवल के नीचे आ रहा है, वहाँ इतना डेंजर बाइंग आएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ आएगा बाइंग का कि वो वहाँ से रिवर्स जाएगा ही। आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे वो लेवल्स को मार्क करते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे फिर कैंडल बदल जाएगा और वो लेवल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको समझ में नहीं आया कि असलियत में हो क्या रहा है और असलियत में हमें काम क्या करना है। तो अब जैसे ये 3 लेवल मैंने मार्क कर लिया, ये ब्लू लेवल तो सिर्फ ट्रेंड के लिए हमें चाहिए, असलियत में इसका उतना रोल नहीं है। अब मैं इस लाइन को करता हूँ हाइड और हमें 3 लेवल मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि असलियत में इसमें क्या चल रहा है। तो अगर हम 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, कि इससे कम टाइम फ्रेम में कोई रेलेवेंस नहीं है, इतना टाइम फ्रेम में ही हमें पता चल जाएगा क्या स्ट्रेंथ है। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, 174 का जो लेवल है वो वहाँ उसके पास एक बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ है। मतलब ये जो प्लेयर है यहाँ पे 174 के पास, ये जो प्लेयर है इस प्राइस को कभी टूटने नहीं देगा इस लेवल के पास से, क्योंकि ये जो है ये एक मैक्सिमम रिटेस्ट लेवल है। यहाँ तक अगर प्राइस आया, अगर इसके नीचे प्राइस आ रहा है तो ये प्लेयर के मर्जी के विपरीत ये प्राइस इसके नीचे नहीं आ सकता। अगर इसके नीचे वो प्राइस आ रहा है, मतलब ये प्लेयर सेल कर रहा है। जो यहाँ एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है वो सेल कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। अगर ये प्राइस इसके नीचे आया, मतलब उसका सेलिंग एक्टिवेट हो चुका है और आपको भी धीरे धीरे अब सेल करना होगा। ऐसे ही आपको माइंडसेट पढ़ना होगा एक बड़ा ट्रेडर, बड़ा जो प्लेयर है, स्मार्ट मनी है उसका। तो आपको ये 3 लाइन प्लॉट करना होगा और आपको पता चलेगा। जैसे कि आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है 9:15 में संवर्धन का, वहाँ से फॉल आया है मार्केट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो 201 का लेवल है 10 WMA का डेली टाइम फ्रेम पे, उससे नीचे मार्केट आया नहीं है। वहाँ से ठीक देखिए, यहाँ से वापस रिवर्स किया है मार्केट, क्योंकि ये जो बड़ा प्लेयर है वो वहाँ पे बाइंग करके मार्केट में स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ ही रखता है। कितना भी यहाँ सेलिंग आए, मार्केट ऊपर ही जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, वहाँ पे जब भी प्राइस इसके नीचे आ रहा है वहाँ से तगड़ा सेलिंग आ रहा है और प्राइस फिर से एक नया हाई क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं कैसे 3 से 4 दिन में ही एक नया हाई क्रिएट हुआ है। फिर से जब प्राइस नीचे आया है उस लाइन को छुआ है, फिर एक हाई क्रिएट हुआ है। अब फिर से प्राइस नीचे आया है। अब देखिए 2-3 दिन के अंदर में ही इसमें एक नया हाई फिर क्रिएट होगा 210 के आसपास। अब कहाँ हमें एग्जिट करना चाहिए? तो देखिए, एग्जिट तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपको कहाँ करना चाहिए। नहीं तो आपका टारगेट अचीव हो रहा है, इस लाइन को हटा देते हैं। अगर नहीं तो आपका टारगेट अचीव जब भी हो रहा है, आपका कोई एक फिक्स टारगेट है, वो जब भी अचीव हो रहा है आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। मेरा पर्सनली क्या टारगेट है, येलो लाइन और ये रीटेस्ट लाइन को फॉलो करते चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जिस दिन प्राइस इसके नीचे लो बनाया और दूसरा कैंडल वहीं पे क्लोज दे दिया, तो मेरा एग्जिट वहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वांटिटी एग्जिट होगा। जिस दिन आप देखिए कि कभी भी प्राइस इसके नीचे अगर आएगा भी, लो भी बनाएगा, लेकिन क्लोज दूसरा कैंडल का वहाँ होगा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो बड़ा प्लेयर जो है उसका सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा। आप समझ नहीं सकते हैं। जो बड़ा प्लेयर एंट्री एक बार किसी स्टॉक में ले लेता है तो वो अपने सेंटिमेंट के विपरीत कभी मार्केट जाने नहीं देगा उस स्टॉक का। तो यहाँ पे अगर लो आया है, इस ग्रीन लाइन के नीचे जब भी लो आया है, दूसरा कैंडल का क्लोजिंग उसके नीचे नहीं बन सकता। अगर ये स्ट्रेंथ आपको किसी भी स्टॉक में मिल जाता है तो आप उसमें जब भी डिप आए, येलो लाइन या फिर ग्रीन लाइन के पास जब भी डिप आए और वहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगे, ये आपको डेट टाइम फ्रेम में कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। बस आपको रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ही देखने मिलेगा। तो आप 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइए और वो वहाँ से चेक कीजिए। तो आपको एक जनरल पता चल गया कि हमें कैसे स्टॉक में मोमेंटम को पकड़ के रखना है और कहाँ हमारा एग्जिट होना चाहिए। अब इसी एग्जांपल को हम एक दूसरे कोई भी स्टॉक में देखते हैं। जैसे इसमें तो मेरा एनालिसिस था तो मैंने अच्छा सा एक्सप्लेन आपको कर दिया। कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं जिसमें वॉल्यूम है, जैसे एफ एस एल भी है। इसमें भी एक लेटेस्ट अभी बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। उसके पहले ये जो स्टॉक था 400 और 202, 200 और 202, 205 के अंदर में ही घूम रहा था, लेकिन अब जो इसमें मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक, अच्छा खासा हाई बना के चल गया है यहाँ पे। अब वॉल्यूम देखिए,
आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कि ये जैसे ही 200 अपना 200 टाइम का मतलब 200 कैंडल का एवरेज से ऊपर आया, नीचे जाके वो जैसे ही वहाँ से रिवर्स किया, उसमें स्ट्रेंथ अच्छा खासा यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। तो आपको यहाँ तो एंट्री नहीं लेना है, आपको एंट्री कब लेना है, जब प्राइस रेड के ऊपर हो, मतलब रेड जो इसका प्राइस है उसके ऊपर, क्योंकि रेड प्राइस जो है वो तो मैक्सिमम प्राइस है। मैक्सिमम प्राइस मतलब जहाँ प्राइस जहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम प्राइस। तो अगर आप मैक्सिमम प्राइस के नीचे ही बाई ले लेंगे तो प्राइस वहाँ तक तो मैक्सिमम, नीचे अगर रहेगा तो वहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है ऊपर तक, तो उस लेवल पे आपको बाई नहीं लेना है। आपको तब लेना है जब प्राइस उस मैक्सिमम प्राइस के ऊपर हो, क्योंकि वहाँ से जब वो प्राइस गिरेगा तो वो मैक्सिमम लाइन है वहाँ से रिवर्सल करने का। तो आप जब जैसे ही रेड लाइन के ऊपर गया जो 44 WM में है, उससे जैसे ही प्राइस ऊपर गया एंट्री बनाना है। और आपको ये जो येलो लाइन है इसको आपको ट्रेल करते हुए अपना कंटिन्यू रखना है। जैसे ही इसके नीचे प्राइस आए ग्रीन लाइन के सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, नहीं ग्रीन लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर गया तो वहाँ क्लोज उसका लो के पास एक नया क्लोज क्रिएट करेगा, आपको वहाँ से सेल कर देना है। जैसे हम इसी में आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल कि कहाँ पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। जैसे कि आप मान के चलिए कि कहीं यहाँ पे आपका एंट्री होगा और आप येलो लाइन को ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। येलो लाइन और सब लाइन को हम हाइड कर देते हैं एक बार के लिए, रेड को हाइड कर दिए, ये इसको हाइड कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये प्राइस यहाँ पे आया, येलो लाइन को टच किया, यहाँ पे एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद प्राइस का जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे नहीं था, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं था, तो आपका सेल भी नहीं, लो इसके नीचे था, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं। अब यहाँ से देखिए ये फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ एक लो नीचे इसके बनाया है, लेकिन इस बार जो है इसका क्लोजिंग इसके लो के नीचे आ गया। यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए था। फिर यहाँ से ये ऊपर गया है, लेकिन वो मोमेंटम आपको अब नहीं मिलने वाला है जो आपको अभी तक मिल चुका था, वो वहाँ से साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो प्राइस वहाँ से नीचे ही जाएगा। जो कि आपको आगे देखने को मिला है कि वो थोड़ा ऊपर तो गया है लेकिन नीचे ही गया है, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर जब भी एग्जिट करता है तो वो मार्केट में और भी बड़ा मूव लाता है, एक नया हाई क्रिएट करके निकलता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जहाँ से निकले वहाँ से प्राइस बहुत ऊपर जाए, तो वो खुद ही उस प्राइस को ऊपर ले जाता है और फिर वहाँ से एग्जिट करता है, जिससे कि वहाँ कोई नया मतलब सेलर ना हो उसके अलावा, और वहाँ पे सिर्फ बायर हो जो कि उसका सारा स्टॉक खरीद डाले और उसको अच्छा वॉल्यूम के संग पूरा स्टॉक एग्जिट मारने का मौका मिल जाए। तो यही चीज़ यहाँ हुआ है, ये प्राइस ऊपर इसलिए गया है क्योंकि वहाँ से ये नीचे आने वाला था। तो यही चीज़ यहाँ हुआ। कोई भी स्टॉक में फिर से इसको आजमा सकते, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्प ले लेते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद आप स्टॉक को सिर्फ ऐसे ही व्यू करें। आप स्टॉक को देखिए कि ये जैसे ही स्टॉक जो है वो अपने ट्रेंड के ऊपर है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर है, आप रेड लाइन के जब भी स्टॉक ऊपर निकले वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, और येलो लाइन को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसा ट्रेल कर सकते हैं। येलो लाइन के नीचे जब भी प्राइस एक लो क्रिएट करे और उसके नीचे जब भी क्लोजिंग दे आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लो क्रिएट किया और यहाँ पे वो क्लोजिंग दिया है, आप एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन फिर से प्राइस इसके ऊपर निकल गया है तो आपको वो भी ध्यान रखना होगा कि जो रेड लाइन है उसके भी नीचे प्राइस एक बार अगर उस तीनों लाइन जो है वो एकदम क्लोज क्लोज चल रहा है, फिर आपको रेड लाइन के का भी इम्पोर्टेंस देखना होगा। अगर दूर दूर में है तो फिर आपको सिर्फ येलो लाइन को इम्पोर्टेंस देना होगा। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। ऐसा एक्सप्लेन मैं कितना भी स्टॉक में आपको कर दूँ वो आपको समझ में आएगा। आपको ये तभी समझ में आएगा जब इस पर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ये अनंतराज करके जो भी स्टॉक है इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकला, अब आप देखिए कि ये जो रीटेस्ट लेवल है ग्रीन लाइन, इसको ही टच करके इससे ऊपर जाएगा, नहीं तो ये येलो के ऊपर रहेगा। अगर इससे वो नीचे आया तो ये जो रेड लाइन है ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब कि बुलिश ट्रेंड का ये एक लिमिट है, एक मैक्सिमम पॉइंट है। इसके नीचे अगर प्राइस नया क्लोज और ओपन क्लोज यहीं क्रिएट कर देता है, मतलब कि अब प्राइस में बुलिश मोमेंटम खत्म हो चुका है, वो नहीं तो साइडवेज होगा, नहीं तो अब वो बियरिश होगा। जब भी उसमें रिवर्सल आएगा और ये रेड लाइन के ऊपर प्राइस फिर जब आएगा तब आप उसमें फिर से एंट्री के लिए देख सकते हैं। अभी एग्जिट मारना जरूरी है। तो आप ऐसे ही करके आप ट्रेंड को पकड़िए, एंट्री कीजिए और
बस ये 3 WM में प्लॉट कीजिए और उसको आराम से ट्रेल करते रहिए जब तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उस स्टॉक में मिल जाए। कोई भी और एक स्टॉक का लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई स्टॉक है जैसे जोमेटो या फिर गेल भी ले सकते हैं। जैसे अब जोमेटो का ही चार्ट खुल गया तो जोमेटो देख लेते हैं। जोमेटो में जैसे ये ट्रेंड है, ट्रेंड के पास से यहाँ पे टच करके ये प्राइस जो है वापस निकला है, यहाँ पे बाइंग आया है, लेकिन अभी जो प्राइस है वो रेड लाइन के नीचे है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेड लाइन को क्रॉस करने का इंतजार कीजिए। जैसे ही रेड लाइन क्रॉस हुआ है, इस वाले कैंडल का हाई को मार्क कीजिए यहाँ से। जब भी 45 इतना बड़ा कैंडल पे तो आप बाय नहीं कर सकते। तो अब जैसे ही इसका जैसे हाई मार्क कर लिए, हाई मार्क करने के बाद से आप गए 45 मिनट टाइम फ्रेम पे। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही उसका हाई को वो ब्रेक करेगा, जैसे ही उसके हाई को ब्रेक करेगा वहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है। जैसे कि अभी ये आपको हाई ब्रेक करते हुए दिख रहा है, तो अब इतना बड़ा कैंडल पे कैसे बाई लेंगे? तो इस इतना बड़ा कैंडल पे आप वेट कर सकते हैं कि एक छोटा कैंडल यहाँ पर रीटेस्ट का बने, उसके बाद बाई लीजिए। नहीं तो आप इसका हाई मार्क करके उस पर भी कॉल ले सकते हैं। नहीं तो आपका अगर यहाँ पे बाई लगा हुआ था, बाइंग का टारगेट, तो आप यहाँ भी एंट्री कर लिए होंगे तो वो भी ठीक है। अगर आप इतना बड़े कैंडल के हाई के ऊपर बाई करते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा। अगर आप ये इस हाई के ब्रेक को पे एंट्री करते हैं तो उसके नीचे जो भी कैंडल होगा उसका लो को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये तो आपका एंट्री पॉइंट के पास स्टॉप लॉस हो गया। एक बार वो जब आप येलो लाइन का मोमेंटम पकड़ के निकल गया, अब येलो लाइन जो है वही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया है। और जो आपका एग्जिट पॉइंट है वो है आपका ग्रीन लाइन। तो अब जैसे आप येलो लाइन को पकड़ के चल रहे हैं, आपको यहाँ पे पता चला कि आप एंट्री ले लिए हैं, यहाँ पे आया ये प्राइस, एक नीचे लो क्रिएट किया, लेकिन उस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। उस लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दिया है इस पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो गए। अब वहाँ से वो साइडवेज हो जाएगा मार्केट। जब भी वहाँ पे आपको फिर से एंट्री मिलेगा तो कीजिए, नहीं तो आप फिर वेट कीजिए। तो ऐसे ही आपको प्राइस को ट्रेल करना होगा। नहीं, आप जैसे आप एंट्री कर लिए तो आप 45 मिनट में चार्ट को देखिएगा तो आपको हर जगह पे वो एग्जिट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ 45 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो आपको तब यूज़ करना है जब आपको एंट्री करना है या फिर एग्जिट लेना है। आपको हर समय उसमें टाइम फ्रेम में आप देखिएगा तो आपको वो जो रेस्पेक्टिव लाइन है उसका सही से यूज़ आप कर नहीं पाएगा कि इस 45 मिनट में उस लाइन का वैल्यू चेंज हो गया, उस लाइन का जो यूज़ है वो ख़त्म हो चुका है। आपको यूज़ करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम में उसको लगा के बैठना है। अब जैसे डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है, अब जैसे यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे बाई लिए हैं, अभी आपको दिख रहा है कि ये आराम से येलो को सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। इवन आज के दिन भी, आज जो प्राइस चल रहा है तो वहाँ भी ये इसको सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर लो बना के वहाँ से थोड़ा ऊपर गया। मान के चलिए कि अगर ये इसके नीचे भी लो क्रिएट कर लेता, फिर भी आपको दूसरे दिन इसके ऊपर ही प्राइस का क्लोजिंग मिलता, उसके नीचे आता ही नहीं। क्योंकि मैक्सिमम जो लेवल क्लोज होने का है वो 199 का है, और मतलब मैक्सिमम जो रिटेस्ट लेवल है 199 का है। यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए। जैसे कि इस जगह पे, यहाँ पे वो नीचे तक लो आया है, लेकिन ये जो इसका ग्रीन वाला लाइन है इसको रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया है प्राइस। तो यहाँ तक लो क्रिएट किया है, लेकिन क्लोजिंग जो है ये ऊपर ही क्रिएट किया। तो आपको क्लोज को देखना है, लो को नहीं देखना है। क्योंकि लो जो है और हाई जो है वो बस एक फियर बनाने के लिए, और एक वो जो होता है ना कि भाई बहुत हाई हाई क्रिएट करने के लिए होता है। वहाँ पे असली में प्राइस रुक नहीं पाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ वहाँ पे होता नहीं है। वो सिर्फ एक सेंटीमेंट चेंज करने के लिए होता है कि भाई इतना हाई मार दिया, अब यहाँ से बेचो बेचो बेचो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक नया हाई क्रिएट जैसे ही जोमेटो किया है 213 का, वहाँ से सेलिंग आया है। लेकिन जो बड़ा प्लेयर इसमें है एक्टिव, वो यहाँ से सेल करने नहीं देगा। मैक्सिमम अगर आया भी तो ये ग्रीन लाइन के नीचे नहीं आएगा। तो 200 के नीचे करंट डे पे ये नहीं आने वाला। ये जो लाइन प्लॉट हुआ है ये आपका हर मिनट हर सेकंड चेंज नहीं होगा। अब ये जब अगर इसको लाइन का वैल्यू को चेंज होना होगा तो अब ये कल ही एक नया वैल्यू क्रिएट करके देगा, और कल आपको फिर एक नया वैल्यू मिल जाएगा जहाँ पे ये प्राइस अपना लेवल बना के रखेगा। जैसे पहला आपको लेवल मिल गया येलो, उसके बाद ये ग्रीन, उसके बाद मैक्सिमम जो लेवल है वो रेड है। मैक्सिमम लेवल को जैसे ही वो ब्रेक कर रहा है आपका, वहाँ तो एग्जिट होना ही होना चाहिए। आपको ये ग्रीन लेवल पे ही पता चल गया कि प्राइस यहाँ से रिटेस्ट नहीं किया है,
मैक्सिमम हम 193 तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद मेरा एग्ज़िट होना ही है। अगर आप उसके यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिए हैं तो आप उस हिसाब से स्टॉप लॉस को पकड़िए। अगर आप पहले कहीं पे एंट्री लिए हैं तो आप उस हिसाब से ग्रीन या फिर रेड तक वेट कर सकते हैं। तो आपको वो देखना होगा अपने टारगेट के हिसाब से, और मार्केट जो है वो तो इस ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए चलेगा और आपको इसी पे मोमेंटम मिलेगा। जैसे ये ट्रेंड ब्रेक होगा, वो एग्जिट, बड़ा प्लेयर जो भी इसमें बैठा होगा या फिर जो भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टी होगा, जो भी बायर्स होंगे, वो सब एग्जिट मार जाएंगे और आपको वॉल्यूम को भी संग में देखते हुए चलना है। तो यही था मेरा एक एनालिसिस जिस पे मैं सेटअप बना के और इसको फॉलो करते हुए बाइंग सेलिंग करता हूँ। आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी का फंडामेंटल भी ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग फेज में होना चाहिए, डिक्रीजिंग फेज में नहीं होना चाहिए। प्लस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब जो पी रेशियो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कंपनी का रीवैल्यूएशन होगा, जब भी कंपनी एक रीवैल्यूएशन फेज में जाएगा तो प्राइस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा रीवैल्यूड होकर नीचे आएगा, जब पी जो है वो स्टेबल फॉर्म में जाएगा तो। और आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का जो फ्यूचर टारगेट्स है वो भी क्या है। जैसे जोमेटो जैसा कंपनी जो है उसमें फ्यूचर का अगर उसका पर्सपेक्टिव देखें, उस हिसाब से पी जो है बहुत हाई है। तो अगर फ्यूचर में उसका गोल अचीव नहीं होता है तो फिर पी का रीवैल्यूएशन में प्राइस बहुत तेज़ी से गिर सकता है। तो ये सब भी आपको सोच के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। और कंपनी अगर कोई एक्सपेंशन का बोलता है, एक्सपेंशन मतलब कोई कंपनी एक्सपैंड करने वाला है, किसी के संग कोलैब करने वाला है, कुछ भी है, तो वो सब न्यूज़ के हिसाब से भी मार्केट में प्राइस मोमेंटम देता है। और आपको हमेशा ईएमए डब्ल्यूएमए को रिस्पेक्ट देते हुए बाई सेल का एंट्री लेना चाहिए। और एग्जैक्ट एंट्री और परचेज मतलब एग्जिट करने के लिए आप 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप मतलब लेबल्स को मार्क कर लीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे आप 45 मिनट पे आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर ब्रेकआउट वहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है उस प्राइस का, तो आप वहाँ एग्जिट मार सकते हैं। फिर आपको वो प्राइस जब वापस रिवर्सल करते हुए दिखे तो आप वहाँ पे फिर बाइंग कर सकते हैं। और इस सेटअप को आप बनाइए। अगर आपको ये सेटअप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बॉलिंजर बैंड और आरएसआई का भी सेटअप मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा सेटअप है, उस पर आपको इतना लेवल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको सिर्फ एक बाई और सेल जो लेवल्स है वो अपर बैंड और लोअर बैंड और मिडिल जो है उसके संग आरएसआई का स्ट्रेंथ को आप देख के उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। वो भी सेटअप का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए या फिर आप चैनल पे जाके वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं। पूरा एक मेरा सेटअप का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा, सीखने लायक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पे NSE 500 से रिलेटेड सारा वीडियोस भी आ रहा है, तो आप उस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।